नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जिनके खिलाफ चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में संज्ञान लिया है। आयोग का नोटिस नहीं आया था तब सवाल उठ रहा था और अब आ गया है तो नए सिरे से सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि आयोग ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस जारी किया है कि पार्टी अध्यक्ष 29 अप्रैल को सुबह 11 बजे तक जवाब दें। प्रधानमंत्री मोदी के नाम से उन्हें नोटिस जारी नहीं हुआ है। आयोग के नोटिस में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी का नाम नहीं है। स्टार प्रचारक के रूप में इन्हें संबोधित किया गया है। इस नोटिस के साथ कांग्रेस, सीपीआई माले की शिकायतों को नत्थी कर दिया गया है, जिससे पता चलता है कि नोटिस प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ की गई शिकायत के बाद भेजा गया है। इस नोटिस में आयोग ने लिखा है कि राजनीतिक दलों को अपने स्टार प्रचारकों की भाषा पर लगाम लगाने की जरूरत है। ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के भाषण के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। 2019 में भी प्रधानमंत्री मोदी आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में फंसते फंसते बच गए थे। हम इस वीडियो में आगे उसके बारे में बताएंगे, लेकिन आप इसे पूरा देखिए। मीडिया की कुछ रिपोर्ट में छप रहा है कि अब पहली बार हुआ है कि आयोग ने उम्मीदवार या स्टार कैंपेनर को नोटिस जारी करने के बजाय पार्टी के अध्यक्षों को नोटिस जारी किया है। इंडियन एक्सप्रेस की दामिनी नाथ ने लिखा है कि यह एक अप्रत्याशित घटना है। मौजूदा चुनाव में अब तक जो भी नोटिस जारी हुए हैं सभी सीधे सीधे नेताओं के नाम से जारी हुए हैं, चाहे वे कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला हो या सुप्रिया श्रीनेत, आम आदमी पार्टी की आतिशी या भाजपा के दिलीप घोष। सभी के नोटिस उन्हीं के नाम से जारी हुए हैं। तो फिर प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी को दिए गए नोटिस में उनके नाम क्यों नहीं है? ये नोटिस उनके नाम से जारी क्यों नहीं हुए? चुनाव आयोग ने नोटिस में लिखा है कि आयोग ने यह विचार बनाया है कि व्यक्तिगत रूप से स्टार प्रचारक अपने भाषणों के लिए जिम्मेदार तो रहेंगे, लेकिन आयोग अलग अलग केस के आधार पर पार्टी के अध्यक्ष से भी जवाब मांगेगा। लेकिन यहां तो यह मामला केवल प्रधानमंत्री का नहीं है, उनका जो भाषण है उसके झूठ और सांप्रदायिक रूप से खतरनाक होने का मामला है। क्या इस केस में आयोग को अध्यक्ष से जवाब मांगने का विचार करना चाहिए था या सीधे प्रधानमंत्री से जवाब मांगना चाहिए था कि वे देश के मुस्लिम समुदाय को इस तरह कैसे टारगेट कर सकते हैं? मेरी राय में यह खुला प्रश्न है जिस पर लंबे समय तक चर्चा चलती रहेगी और आयोग को कसौटियों पर कसा जाता रहेगा। आगे बढ़ने से पहले एक विज्ञापन की सूचना। मैं बात करना चाहता हूं इंडिया की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी सीएसई के बारे में। अगर तैयारी की रणनीति सही हो, विषय की समझ साफ और लिखने से लेकर बोलने के अंदाज में एक किस्म का धीरज हो तो यह परीक्षा इतनी मुश्किल भी नहीं। तैयारी कैसे की जाए इसके बारे में स्पष्ट हो जाइए। 28 अप्रैल दोपहर 1 बजे अनअकैडमी यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स चैनल पर इस साल का यूपीएससी का सबसे बड़ा इवेंट अनअकैडमी मंजिल 2024 होने वाला है। इसमें यूपीएससी के कई टॉपर्स भी मौजूद होंगे। इस दुनिया के मशहूर शिक्षक भी होंगे। इस कार्यक्रम में और भी कई चीजें होंगी जिनमें आप हिस्सा ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा जिससे आप बाकी की जानकारी हासिल कर सकते हैं और अपने विवेक से फैसला कर सकते हैं। बहरहाल चुनाव आयोग ने नोटिस तो जारी कर दिया है, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर बड़ा भार आ गया है। क्या वे अपने प्रधानमंत्री को लिखित रूप में कह सकते हैं कि पार्टी अध्यक्ष प्रधानमंत्री को चेतावनी दे रहे हैं कि अपनी भाषा संयम में रखें, धार्मिक भेदभाव ना फैलाएं और कम से कम झूठ ना बोलें? हम आपको बता दें कि जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष के पद पर विस्तार पर चल रहे हैं। उनका कार्यकाल जून 2024 तक के लिए बढ़ाया गया है। वैसे पूर्णकालिक अध्यक्ष होते तब भी प्रधानमंत्री मोदी को मर्यादा का पालन करने की चेतावनी जारी करना किसी के बस की बात नहीं होती। कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि किसी भी प्रधानमंत्री ने इस तरह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री को नोटिस जाना बिल्कुल मैं समझता हूं, कभी मनमोहन सिंह जी को कभी नोटिस नहीं गया था सर, अटल बिहारी वाजपेयी को नोटिस नहीं गया था। अरे पार्टी अध्यक्ष को गया है, क्यों गया है वो पता करिए ना। ठीक है, क्यों गया है पता करिए। वो एक औपचारिकता है, पर क्यों गया है वो पता करिए।
सर नरसिम्हा राव को कोई शिकायत के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की थी, मनमोहन सिंह जी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी। प्रधानमंत्री की शिकायत हमने हम ये दूसरी बार हम कर रहे हैं। पहले तो हमने गृह मंत्री के खिलाफ शिकायत किया था, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि कार्रवाई हुई असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ। हम ये उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से जो शिकायत आते हैं अलग अलग पार्टियों से, उस पर वो ध्यान दें, विचार करें, और जहां नोटिस देना जरूरी है वो दें। अगर हमें नोटिस मिला है तब उसका जवाब हम देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जो वक्तव्य राजस्थान में दिया और जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, जिस भाषा का प्रयोग किया, इतनी अमर्यादित भाषा का, वो शायद छुटभैया नेता भी ना करते। वो खुलकर हेट स्पीच थी। एक पर्टिकुलर समुदाय के खिलाफ इतने गंदे शब्द इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री ने बोले, हर आदमी का, हर व्यक्ति का सिर इस देश में लज्जा से झुक गया। लोग स्तब्ध रह गए कि कैसे इस देश का प्रधानमंत्री इस तरह की विषाक्त, इस तरह की जहर को उगल सकता है। लेकिन निष्पक्ष चुनाव आयोग ने पूरी निष्पक्षता दिखाते हुए मोदी जी को नोटिस इशू नहीं किया। इस बार नोटिस इशू किया गया है जेपी नड्डा को, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है। मैं तो ये जानना चाहती हूं, पत्रकार वार्ता में मोदी जी बगल में बैठेंगे, सवाल लेंगे अमित शाह, यहां पर मोदी जी गलत करेंगे, नोटिस जाएगा जेपी नड्डा को। अरे कोई छुई मुई है, कोई छोटे से सेरेलैक खाते बेबी है क्या मोदी जी? गलत करेंगे तो पूछा जाना चाहिए। अगर निष्पक्ष संस्था होती चुनाव आयोग, तो इस गंदी हेट स्पीच के लिए इस देश के प्रधानमंत्री को ना सिर्फ नोटिस भेजती, कड़ी कार्रवाई करती, और वही होना चाहिए इस लोकतंत्र में। जिस तरह से चुनाव आयोग का इम्तहान हो रहा है, अब उसी तरह से जेपी नड्डा का भी इम्तहान शुरू हो जाएगा। सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव आयोग ने सीधे प्रधानमंत्री को नोटिस जारी क्यों नहीं किया। इस नोटिस के बाद यह बड़ा सवाल बन गया है। चुनाव आयोग के अधिकार व्यापक होते हैं, लेकिन इस मामले में चुनाव आयोग को बड़ी लकीर खींचनी चाहिए थी। लोग देखना चाहते हैं कि आयोग की यह कार्रवाई संतुलन बिठाने भर की है या सख्त कार्रवाई की उम्मीद अब भी की जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण कहीं से सामान्य चूक का भाषण नहीं था। उन्होंने उस एक भाषण में सांप्रदायिकता और झूठ बोलने की सीमाएं पार कर दी। यही नहीं, उसके बाद अनेक भाषणों में उसे कई तरह से दोहराया है। चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 77 के तहत नोटिस जारी किया और स्टार प्रचारकों पर लगाम लगाने के लिए पार्टी अध्यक्ष को जिम्मेदार माना है। इसी तरह का नोटिस राहुल गांधी के मामले में जारी हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी नोटिस जारी हुआ है। देखना है कि खड़गे और नड्डा में से बेहतर जवाब किसका आता है। आयोग ने अपने नोटिस में कहा है कि स्टार प्रचारक से उम्मीद की जाती है कि बहस का स्तर ऊंचा करने में योगदान दें, राष्ट्रव्यापी सोच की मिसाल दें, जिससे कई बार लोकल लेवल पर लड़ाई के कारण नेता भटक जाते हैं। जब कड़वाहट फैले तब स्टार प्रचारक से उम्मीद की जाती है कि वह मामले को शांत करने में मदद करे। यह बताना जरूरी था, क्योंकि लोग सवाल कर रहे हैं कि जब उल्लंघन इंडिया के प्रधानमंत्री ने किया है तो नोटिस बीजेपी के अध्यक्ष को क्यों गया है। आप बिल्कुल इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं कि रेड लाइन क्रॉस करने पर लाइसेंस ड्राइवर का जब्त होगा या कार के मालिक का। इस सवाल के साथ हमें सुप्रीम कोर्ट की वह बात याद आ रही है जब कोर्ट ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान ये कहा था कि देश को घुटनों के बल झुककर सरकार की हां में हां मिलाने वाला चुनाव आयुक्त नहीं चाहिए, यसमैन नहीं चाहिए। कोर्ट ने कहा कि देश को ऐसे चुनाव आयुक्त की जरूरत है जो जरूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री पर भी कार्रवाई करे, उसके घुटने कमजोर नहीं होने चाहिए। अगर चुनाव आयुक्त ऐसे में प्रधानमंत्री पर कार्रवाई नहीं कर सकता तो क्या यह पूरी व्यवस्था के चरमरा जाने वाली बात नहीं होगी। यह खुद कोर्ट ने कहा। आप नवंबर 2022 की खबरें पलटकर देख सकते हैं। आयोग को जनता की निगाह में खरा उतरना है कि वह प्रधानमंत्री के खिलाफ एक्शन ले सकता है और वह किसी का यस मैन नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव आयोग को मुश्किल इम्तिहान में डाल दिया है और चुनाव आयोग ने जेपी नड्डा को। दिलचस्प समय है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया में सबसे पहले किसी भी प्रधानमंत्री के खिलाफ नोटिस जारी हुआ है तो उनका नाम नरेंद्र मोदी है।
21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा की रैली में प्रधानमंत्री मोदी की भाषा खराब ही नहीं थी, बल्कि भाषण का यह हिस्सा खतरनाक भी था। उनके इस बयान पर अगर आयोग चुप रह जाता तो जनता के बीच उसकी साख को गहरी चोट पहुंच जाती। 22 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों ने राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री के बयान को लेकर शिकायत की, जिसमें उन्होंने माताओं बहनों से मंगलसूत्र लेकर मुसलमानों में बांटने का झूठ बोला था और इस पूरे बयान का टोन बेहद सांप्रदायिक रखा। कांग्रेस ने ज्यादा बच्चे वाले बयान की भी शिकायत की। ये दोनों ही बातें प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान का हिस्सा हैं जो आप सुनने जा रहे हैं। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आमतौर पर ऐसे खतरनाक बयानों के लिए चुनाव अभियान में हिस्सा लेने से ही रोक देना चाहिए, लेकिन क्या आयोग माफी टाइप की सफाई से संतुष्ट हो जाएगा या कार्रवाई करेगा? क्योंकि जब भी किसी ने धार्मिक भेदभाव या धर्म के नाम पर उकसाने वाला भाषण दिया है, चुनाव आयोग ने उसे चुनाव प्रचार से बैन किया है। 2019 के चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतना भर कह दिया कि विपक्षी पार्टियों की आस्था अली में है तो हमारी आस्था भी बजरंग बली में है। चुनाव आयोग ने इसी के बाद योगी आदित्यनाथ के प्रचार करने पर 3 दिनों की रोक लगा दी। योगी 3 दिनों तक प्रचार नहीं कर सके थे। आप हमारे साथ बने रहिए। हम इस वीडियो में राहुल गांधी के नोटिस पर भी बात करेंगे और इस पर भी कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह आचार संहिता के मामले में फंसते फंसते बच गए थे। प्रधानमंत्री का भाषण घोर सांप्रदायिक था और झूठ से भरा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत के किसी प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर आचार संहिता के मामले में संज्ञान लिया गया हो और उनकी पार्टी के अध्यक्ष से जवाब मांगा गया हो। भारत के इतिहास में नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। बीजेपी का आईटी सेल चाहे तो नेहरू का इतिहास खंगाल सकता है कि नेहरू को आचार संहिता के मामले में नोटिस जारी हुआ था या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव जीतकर नेहरू की बराबरी करने की तैयारी में हैं, मगर ऐसा काम कर गए जो नेहरू ने भी नहीं किया। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में वे अब नेहरू की कभी बराबरी नहीं कर पाएंगे। हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। अभी तक पकड़े जाने पर स्टार प्रचारक अपनी सफाई में कहने लग जाते थे कि उन्हें आचार संहिता की गाइडलाइन का ध्यान नहीं रहा, मगर चुनाव आयोग ने इस बार इसकी तैयारी पहले ही कर ली थी। हर पार्टी को गाइडलाइन की बुकलेट दे दी गई और कहा गया कि वे अपने स्टार प्रचारक को जरूर दें ताकि बाद में कहने का मौका ना मिले कि गाइडलाइन की जानकारी नहीं थी। अगर गोदी मीडिया जेपी नड्डा से बात कर पाए तो यह सवाल जरूर पूछे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आचार संहिता की गाइडलाइन की बुकलेट दी गई थी। हम मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का वो बयान सुना रहे हैं जो उन्होंने 16 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने दिया था। We are putting political parties on notice. Means we have asked political parties to give copy of our guidelines to each star campaigner. Political parties के जितने भी बड़े नेतागण स्टार कैंपेनर्स हैं जो कैंपेनिंग करेंगे उनके व्यक्तिगत नोटिस में हमारी गाइडलाइंस ले आइए। ये जिम्मेदारी हमने पॉलिटिकल पार्टीज को दी है। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, वी हैव पुट देम ऑन नोटिस एंड वी विल प्रिज्यूम नॉलेज ऑफ द गाइडलाइंस। तो आपने देखा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ साफ कहा है कि हर स्टार प्रचारक को पहले से गाइडलाइन के बारे में पता होना चाहिए, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्योंकि अब चुनाव आयोग मानकर चलेगा कि स्टार प्रचारक को इस बारे में पहले से पता था। 16 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त की ऊर्जा देखने लायक थी।
वे जिस तरह से धार्मिक विभाजन, नफरती भाषणों के खिलाफ चेतावनी दे रहे थे, उससे लगा कि इस बार वे शिकायतों पर ढीला नहीं पड़ेंगे। लेकिन जब कांग्रेस ने बांसवाड़ा की रैली में प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर शिकायत की तो इंतजार लंबा होने लगा और नोटिस जारी हुआ। तो सवाल अब उठ रहा है कि नोटिस प्रधानमंत्री मोदी के नाम से क्यों नहीं जारी हुआ, जेपी नड्डा के नाम से क्यों जारी हुआ। 22 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी ने शिकायत की थी। 23 अप्रैल को बयान आया कि हम शिकायतों का अध्ययन कर रहे हैं और आज 25 अप्रैल को नोटिस जारी हुआ है, वो भी जेपी नड्डा के नाम से। सभी को साफ साफ दिख रहा है कि प्रधानमंत्री के उस भाषण में क्या है। लोग बातें भी कर रहे थे कि इसके बाद भी चुनाव आयोग को एक्शन लेने में देरी हो सकती है। यही नहीं, इसी 1 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने सभी दलों को एक एडवाइजरी जारी की। इसमें आयोग ने साफ साफ लिखा कि वोटर की जाति या सांप्रदायिक भावना के आधार पर कोई अपील जारी नहीं होगी। ऐसी कोई अपील नहीं होगी जिससे पहले से मौजूद दो समुदायों के बीच के अंतर को बढ़ावा मिले, दोनों के बीच नफरत फैल जाए। जाति, संप्रदाय या भाषा के आधार पर समूहों के बीच तनाव भड़काने का प्रयास नहीं हो। राजनीतिक दल और उनके नेता झूठे बयान ना दें, वोटर को नहीं भरमाएं, अपुष्ट आधार पर आरोप लगाने से बचना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अपुष्ट आधार पर कितने ही आरोप लगा दिए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग की सोच का बता दिया, मंगलसूत्र बांटने की बात लिखे होने का आरोप लगा दिया, संपत्ति के एक्सरे और बांटने का आरोप लगा दिया, जबकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। हम मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक और हिस्सा आपको सुनाना चाहते हैं। इससे आपकी नजर में यह भी साफ हो जाएगा कि एक स्टार प्रचारक को वोट के लिए धर्म के नाम पर नफरत नहीं फैलानी चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसे अपनी भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। People were asking you issued so many notices last time, did nothing. You left it at that. That was a moral censor. Now we will go beyond. We will go beyond, and here we have said we will also look at the past. We will also look at the history. We might look at a calibrated approach dealing with the MCC violations, which may be, जो MCC violations किस प्रकार की हो सकती हैं? I mean, statements which should inspire rather than divide. Issue-based campaign हो, hate speeches, religious speeches, private life का criticism is what is absolutely avoidable. चुनाव आयोग ने तो यही कहा कि हम केवल गाइडलाइन जारी नहीं करेंगे, हम उससे भी आगे जाकर कार्रवाई करेंगे। हम आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एक्शन लेते वक्त उसका इतिहास भी देखेंगे। दोहरा दूं, हम आचार संहिता के मामले में एक्शन लेते वक्त उसका इतिहास भी देखेंगे। सवाल है कि चुनाव आयोग अब क्या करेगा? क्या प्रधानमंत्री का इतिहास देखेगा? क्या चुनाव आयोग बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री मोदी के बयान को अपवाद के रूप में देखेगा, जबकि वे हर दूसरी रैली में अलग अलग तरीके से मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, मैनिफेस्टो को लेकर झूठ बोल रहे हैं? आज जब नोटिस जारी हुआ तब भी प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के मुरैना में मुसलमान कर रहे थे। पहले इस मामले की सच्चाई जान लीजिए, फिर प्रधानमंत्री का बयान भी सुनाता हूं जो उन्होंने मुरैना में दिया है। कांग्रेस का कहना है कि यह पूरी तरह से झूठ है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस पर लंबा ट्वीट किया है और लिखा है कि संवैधानिक संशोधन मनमाने तरीके से नहीं किए जाते हैं। सामाजिक आर्थिक सर्वे के बाद ही आरक्षण की समीक्षा होती है, बल्कि राज्य सरकार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मामले में संशोधन का अधिकार भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी इन बातों की भी जानकारी लगता है नहीं रखते। इसके आगे सिद्धारमैया ने लिखा है कि कर्नाटका में मुसलमानों को पिछड़ी जाति की 2B श्रेणी में डाला गया, या कोई नया नहीं किया गया। 1974 में पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किया गया। 30 साल से कर्नाटका में यह आरक्षण लागू है। राज्य में कई बार बीजेपी की सरकार रही, केंद्र में नरेंद्र मोदी भी 10 साल से सरकार में हैं, कभी इस आरक्षण को लेकर सवाल नहीं किया, ना ही बीजेपी के किसी ने कोर्ट में चुनौती दी। खुद 2 साल पहले ANI के स्मिता प्रकाश को नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू दिया। जुबैर ने इसे रेखांकित किया है जो ऑल्ट न्यूज के हैं। उस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि गुजरात में मुसलमानों की 70 जातियों को आरक्षण मिला है।
इसी तरह बिहार में भी आरक्षण है, जहां बीजेपी भी सरकार में कई बार रही है और इस बार भी है। सिर्फ कर्नाटका को लेकर प्रधानमंत्री ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस सरकार ने कर्नाटका में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, उच्च वर्ग के होंगे, धनी होंगे, व्यापारी होंगे, उद्योगपति होंगे, न्यायमूर्ति होंगे, कोई भी होंगे, बस सिर्फ वो मुसलमान होना चाहिए। अगर वो मुसलमान है तो उन्होंने रातों रात एक कागज निकालकर हस्ताक्षर करके उन सबको ओबीसी घोषित कर दिया। अभी ओबीसी घोषित कर दिया तो बहुत बड़ा तूफान हो गया। यानी वहां कांग्रेस ने शिक्षा और सरकारी नौकरी में पहले जिन ओबीसी लोगों को आरक्षण मिलता था, उस ओबीसी समाज में इतने सारे नए डाल दिए कि ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिलता था वो उनसे छीन लिया, चोरी छुपी से छीन लिया। और जो मुसलमानों को नया ओबीसी बना दिया था, गैर कानूनी तरीके से बना दिया था, संविधान के विपरीत बना दिया था, बाबा साहब आंबेडकर की भावना के विरुद्ध बना दिया था, उस मुस्लिम समाज को ओबीसी को जो मिलता था वो लूट करके उनको दे दिया। क्या चुनाव आयोग प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान का इतिहास देखेगा जो इसी चुनाव में हर दिन बनाते जा रहे हैं? यही नहीं, मार्च के महीने में तमिलनाडु में प्रधानमंत्री ने शक्ति को लेकर एक गलत बयान दिया। क्या उस बयान को आयोग इतिहास के रूप में देखेगा? 19 मार्च को तमिलनाडु के सेलम में मोदी ने बयान दिया कि विपक्ष उस शक्ति को नष्ट करना चाहता है जिसमें हिंदू धर्म की आस्था है। मुंबई की इंडिया रैली में राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। आप प्रधानमंत्री का बयान भी सुनिए और राहुल गांधी का भी, खुद तय कर लीजिए कि किसने क्या कहा। हम एक व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे हैं, ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है, राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। मुंबई के शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने खुलेआम घोषणा की है कि हिंदू धर्म की जिस शक्ति में आस्था होती है उन्हें इस शक्ति का विनाश करना है। हिंदू धर्म में शक्ति किसे कहते हैं ये तमिलनाडु का हर व्यक्ति जानता है। इस बयान को लेकर पूर्व आईएएस अधिकारी ईएएस शर्मा ने 22 मार्च को चुनाव आयोग से शिकायत की कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है। अगर तभी चुनाव आयोग एक्शन ले लेता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। I wrote to the Election Commission asking them to take appropriate action.
on the 22nd of March, and till date, the Election Commission has not really responded. Apart from a violation of the Model Code of Conduct, this also amounted to, in a way, prima facie violation of Section 123 of the Representation of People Act, where appealing to voters on the basis of religion for votes amounts to a corrupt practice under the election laws. So I'm surprised, in fact, that the Election Commission should remain totally silent and unresponsive. प्रधानमंत्री मोदी ने इसी चुनाव में एक के बाद एक रैलियों में झूठ बोलने का इतिहास बना दिया है। आयोग को पिछले चुनाव में उनके रिकॉर्ड देखने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर वह चाहे तो 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का रिकॉर्ड देख सकता है, जब उनके खिलाफ 4 मामलों में आयोग ने क्लीन चिट दिया था, पहले विचार किया था। मगर उसकी सच्चाई कुछ दूसरी थी, तब बाहर आई जब अशोक लवासा ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया। 2019 के चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने 4 अलग मामलों में प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट दी, लेकिन उस समय पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने प्रधानमंत्री को क्लीन चिट देने से इनकार कर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी भी की। अशोक लवासा चाहते थे कि चुनाव आयोग उनकी अल्पमत की राय को कम से कम दर्ज करे, मगर नहीं हुआ। उनकी एक चिट्ठी भी मीडिया में आई जिसमें उन्होंने कहा कि कई मामलों में उनके अल्पमत के फैसले को दर्ज नहीं किया गया और लगातार उनकी राय को दबाया जाता रहा। आप जानते हैं कि उन्होंने 18 अगस्त 2020 को चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे 13 दिनों के बाद स्वीकार कर लिया गया। अशोक लवासा इस्तीफा नहीं देते तो मुख्य चुनाव आयुक्त बन सकते थे। इस चुनाव में आपने सुना होगा कि चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक ने राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच की थी। 15 अप्रैल को तमिलनाडु के नीलगिरी में चुनाव आयोग के उड़नदस्ते ने राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली। राहुल उस समय वायनाड जा रहे थे। उस समय लोग सवाल भी करने लगे कि प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर की जांच हो सकती है क्या, और उस मामले की भी याद दिलाने लगे जब 2019 में ओडिशा में कर्नाटका काडर के आईएएस अफसर मोहम्मद मोहसिन ने मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच कर दी। इसे नियमों के खिलाफ बताया गया क्योंकि एसपीजी सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को ऐसी जांच से छूट मिलती है। अखबारों ने उस समय रिपोर्ट किया था कि आयोग की वेबसाइट पर इस नोटिस की कॉपी भी नहीं मिली, मगर इस कार्रवाई के चलते मोहसिन को चुनाव आयोग ने निलंबित कर दिया। बाद में कैट ने निलंबन पर रोक लगा दी और आयोग ने निलंबन रद्द कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी के मामले में चुनाव आयोग में अनगिनत शिकायतें दर्ज हैं। बांसवाड़ा की रैली में उन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी। राहुल गांधी को भी उनके एक बयान को लेकर नोटिस जारी किया गया है। बीजेपी के अनुसार राहुल गांधी ने देश में गरीबी बढ़ने को लेकर गलत दावे किए हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के बारे में कहा है कि मोदी एक देश, एक भाषा, एक धर्म की बात कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि राहुल का यह आरोप गलत है। बीजेपी ने मांग की थी कि इस बात के लिए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी तमिलनाडु की जनता में भाषा के आधार पर विभाजन पैदा करना चाहते हैं। बीजेपी ने भी खड़गे पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। राहुल का यह बयान और प्रधानमंत्री का बांसवाड़ा में दिया गया भाषण, दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। बांसवाड़ा के भाषण में उन्होंने कई प्रकार के झूठ बोले हैं, जिनका खंडन हमने अपने वीडियो में किया है। आप हमारे YouTube चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल पर वीडियो देख सकते हैं। आज जो भी हुआ उसके पीछे उन हजारों लोगों को भी याद किया जाना चाहिए जो आगे आए, जिन्होंने चुनाव आयोग को मेल किया, पत्र लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 20,000 से भी अधिक ईमेल और हस्ताक्षर भेजे जाने की खबरें मीडिया में छपी। 29 अप्रैल के जवाब के बाद चुनाव आयोग का दोबारा इम्तिहान शुरू हो जाएगा और जनता तब देख सकेगी कि आयोग ने संतुलन बिठाया है या कार्रवाई की है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।